हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा है कि उसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोगों को एडिट करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एडिट वो कहाँ से करे। और कुछ लोगों की फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम हो रहा है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं, जहाँ से हम बीपीएससी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें पूरी ऑनलाइन आपके सामने हम करके दिखाएंगे, जिससे आपको इसे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपसे ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फिल करना है इसे कहाँ से फिल करें इसमें भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम एक एक स्टेप करके देखते हैं। आपको सबसे पहले गूगल में जा करके बीपीएससी लिखना है। लिख करके आप सर्च मारेंगे तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो आएगा उस पर आपको क्लिक करना है, या आप चाहते हैं प्रॉपर तरीका से खुले, आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा लिंक है, तो आप गूगल में जाकर www.bpsc.bih.nic.in ये वेबसाइट का नाम लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो यह जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने खुल के आएगी। जब ये पेज खुल के आ जाए, यहाँ पर देख सकते हैं इस लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन में से आपको यहाँ पर ऑनलाइन जो है अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको ऑनलाइन अप्लाई के लिए एक पेज खुल के आ जाएगा, जहाँ से चलिए पहले क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने आएगा, जहाँ पर उन्होंने देखिए कुछ चीज़ मेंशन कर दिया है जो कल तक प्रॉब्लम हो रही थी स्टूडेंट्स को, उसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उन्होंने एक मैसेज दिया है। उन्होंने लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय अनदर एजेंसी, मतलब किसी और एजेंसी के द्वारा यह ऑनलाइन पेज बनाया गया है, वो ऑनलाइन की फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड करवाता है। इन केस टेक्निकल प्रॉब्लम प्लीज बीइंग द इशू टू द नॉलेज ऑफ बीपीएससी फॉर टाइमली सोल्यूशन। आपको यदि कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने में, भरने में, तो आप बीपीएससी को मेल कर सकते हैं उसके ईमेल आईडी पर। यही चीज़ उन्होंने हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में उन्होंने लिख दिया साफ साफ, देख लीजिए इसको भी। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने हेतु बनाई गई वेबसाइट का संरचना एनआईसी द्वारा नहीं किया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया में यदि तकनीकी समस्या महसूस हो तो कृपया बिहार लोक सेवा आयोग को सूचित करें। सेम यही चीज़ उन्होंने भी बताया है यहाँ पर। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही इस फॉर्म फिल करने में तो आप डायरेक्ट बीपीएससी को इसका मैसेज दे सकते हैं, बीपीएससी को आप बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉब्लम होती क्या है और उसका फॉर्म फिल किया कैसे जाए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया कैसे जाए। इसके लिए आपके सामने यहाँ पर लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करें जो आपके यहाँ पर लिखा है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करके देखते हैं ये मैसेज आएगा, उसको ओके कर दीजिए। ओके करने के साथ आपके पास ये ऑप्शन, ये जो है स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जो स्क्रीन आपके सामने अभी दिखा है बिहार लोक सेवा आयोग का। यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको पहले बार जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसको नहीं करना है, उसे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक है टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले आप यहाँ पर क्लिक करें। इसको वन पर लिखा है क्लिक फॉर द वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR के लिए यहाँ पहले क्लिक, वहाँ यदि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, फिर जाकर के हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले कुछ नहीं करना, इस लिंक पर वो क्लिक करना है। लिंक करते ही आपका ये पेज आपके सामने खुल के आएगा, जो आप पेज देख रहे हैं उस पेज को सबसे पहले आपको फिल करना है। और याद रखें, इसको फिल करते टाइम में आपको प्रॉपर तरीका से अपनी डॉक्यूमेंट को देख करके ही फिल करना है, क्योंकि यह पेज ऐसा पेज है, साफ साफ बीपीएससी ने बोल दिया है इस पेज पर भरे गए जो भी इन्फॉर्मेशन हैं वो एडिटेबल नहीं हैं। आपको फॉर्म फिल करने के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए केयरफुली फिल करें। आप मेरा पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, जो बीपीएससी ने बाकायदा नोटिस निकाल करके उन्होंने यह बता दिया है कि इस पेज पर में जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो एजुकेशनल आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th 12th ग्रेजुएशन, इन सब चीज़ों को आपको चेंज करने के हम ऑप्शन नहीं देंगे, ये चेंजेबल नहीं हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपको पूरी प्रॉपर तरीका, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 9th 10th 11th 12th का उस सर्टिफिकेट कब पास किए, क्या सेशन रहा, कितना मार्क्स है, कितना परसेंटेज है, वो आपको प्रॉपर तरीका से डॉक्यूमेंट में से देख करके ही फिल करना है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कंप्लेन कर रहे हैं या मुझे कह सकते हैं कि मुझे रिसेंटली मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे इस फॉर्म को इस यहाँ पर 12th का सेशन देने में गलतियाँ हो गई, किसी को जो है ग्रेजुएशन का सेशन लिखने में गलतियाँ हो गई है, किसी को परसेंटेज मार्क लिखने में गलती हो गई है। अब उनके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, अभी फ़िलहाल कोई अता पता नहीं है। ठीक है, बीपीएससी बोल रहा है हम उसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं देंगे, उनकी गलती हो चुकी है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि यहाँ केयरफुली फिल करना है। फिर भी मान लेते हैं किसी की गलती हो गई है, किसी को भरने में प्रॉब्लम आ गई है, तो उसे क्या करना है मैं ये भी आपको यहाँ बता देता हूँ। उसको कुछ नहीं करना है, उसको आपको अभी बीपीएससी को मेल करना है और साथ साथ जो फॉर्म आपको जनरेट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लगा देंगे, सर मुझे ये गलतियाँ मैं कर दिया हूँ या मेरे से हो गया है, अब बताओ क्या करूँ मैं। देखिए अभी आपको रिसेंटली गलती हुआ है, गलती यहाँ पर एडिट करने का मतलब ये है कि मतलब 10th की आप मार्कशीट या 10th के मार्क आप एडिट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? मतलब पहले आपको नकली दिए थे अब ओरिजिनल दे रहे हैं, या पहले ओरिजिनल दिए थे अब नकली कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हेराफेरी कर रहे हैं आप, वो तो ये मान के बैठा हुआ है। लेकिन अभी आप फॉर्म फिल करते ही उसे ये चीज़ मैसेज कर देते हैं कि सर मेरे से गलतियाँ हो गई है, ये गलती हो गई है, तो उसे मान लेगा कि टाइपिंग मिस्टेक है, ना कि वो इंटेंशनली उसे चेंज करना चाहता है। तो अभी आप कर दीजिए, हो सकता है कि अभी फॉर्म फिल हो रही है, लास्ट फॉर्म भरने के जिस दिन टाइम खत्म होता है उसके बाद 2-4 दिन का एडिट कर टाइम मिलता है, तो हो सकता है इन सब चीज़ों को भी एडिट करने की, सुधार करने की आपको टाइम मिल जाए। लेकिन आपको मेल ज़रूर करना है बीपीएससी को, ये याद रखें। चलिए अब देखते हैं उसको फिल कैसे करना है, क्या क्या फिल करना है जहाँ से आपको दिक्कत ना हो, कैसे करना है। फर्स्ट तो आप यहाँ देखें फर्स्ट नेम, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट के नाम को भरने में प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, और यहाँ पर लिखा है नेम वेरीफाइड नेम। अब वो कन्फ्यूज है कि सिर्फ फर्स्ट नेम को इसमें वेरीफाई करना है, क्या ऑप्शन एक ही दिया है, किस नेम को यहाँ पर क्या तीनों नेम एक साथ लिखता है, फर्स्ट मिडिल लास्ट। जिन्होंने 2 नाम लिखते जैसे विभास कुमार, जैसे मेरा नाम है विभास कुमार, अब विभास इसमें लिखूँ, कुमार इसमें लिखूँ, विभास तो ठीक है इसमें लिखेंगे, कुमार इसमें लिखूँ या इसमें लिखूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप की कमेंट्स कर रहे हैं, तो चलिए हम पहले इन्हीं को सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए आपको यहाँ आप प्रॉपर तरीक़ा से इस फॉर्म कैसे फिल करना है इसे हम देखते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आप याद रखें कि जहाँ पर स्टार लगा है उन्होंने साफ लिखा वो मैंडेटरी है, उसे फिल करना ही करना है आपको, उसे नहीं छोड़ना है, बाद बाकी चीज़ ऑप्शनल है। ठीक है, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में आपको यहाँ पर मिस्टर मिसेस सब यहाँ लिख दिया, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ नाम लिखना है। जैसे कि मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे विभास कुमार, तो इसमें मुझे विभास लिखना है। ठीक है, मिडल नेम में कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हमारा 2 ही अक्षर का नाम है, 2 ही वर्ड है मेरे नाम, 2 ही वर्ड है मेरे नाम में, विभास और कुमार, तो उसे हमें लास्ट में लिखना है। इसमें याद रखें विभास लिखना है फर्स्ट नेम में, कुमार लिखना है लास्ट नेम में। यदि मान लेते हैं कोई ऐसा लिखता है अजय कुमार यादव, तो अजय इसमें लिखना है, कुमार इसमें लिखना है, यादव उनको इसमें लिखना है। वही यदि अजय यादव होता तो उनको अजय फर्स्ट में और यादव लास्ट में, मिडिल नाम उसका है ही नहीं। आपको इस तरह। अब रही सवाल यहाँ पर वेरीफाइड नेम में, वेरीफाइड नेम में आपको पूरा नाम लिखना है एक ही कॉलम में। यदि मैं जैसे विभास कुमार लिखता हूँ तो विभास स्पेस कुमार एक ही लाइन में लिखना है, तो आप शायद समझ गए होंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ, दोबारा डेट ऑफ बर्थ डालना है। वेरीफाई करवाने की वजह यही है कि आपसे गलतियाँ ना हो। फिर फादर्स नेम, और इसमें फादर्स नेम को वेरीफाई करना है, दोबारा फादर्स नेम लिखना है। यदि महिलाएं हैं तो उसे हस्बैंड नेम और फिर से हस्बैंड नेम का वेरीफाई करना है। मदर नेम, फिर मदर नेम का वेरीफाई करना है, जिससे कि नाम लिखने में कोई गलतियां ना हो आपसे। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। यदि आप मैरिड है अनमैरिड है तो मैरिड अनमैरिड या अदर में आपको टिक करना है, फिर उसे वेरीफाई भी करना है। मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर है जो भी है तो आपको उसको में सिलेक्ट करना है। आधार नंबर, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, याद रखें। यहाँ पर आईडी में आपको आधार नंबर देना है, पैन कार्ड देना है या ड्राइविंग लाइसेंस देना है, तीनों में से आप कुछ भी देंगे तो चलेगा। यदि पैन कार्ड ड्राइव या यदि पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दोनों में से कोई यदि दे देते हैं तो आपको 200 रुपये ज़्यादा फीस देना पड़ेगा, ये याद रखें। यदि आधार कार्ड देते हैं तो फीस में से 200 रुपये जो रजिस्ट्रेशन का है, मतलब आईडी वेरिफिकेशन का है, वो वेरीफाई वाले पैसे आपको नहीं लगेंगे। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आधार कार्ड ही दें। आधार कार्ड के इसमें नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल के वेरीफाई करना है। फिर जो आधार कार्ड दिए हैं उसे अपलोड करना है पीडीएफ के फॉर्म में। याद रखें फ़ोटो खींच करके नहीं अपलोड करना है, यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करने के लिए बताया जा रहा है। फिर आप भारत के सिटीजन है या नहीं, यस या नो में यस करना है, आप होंगे ही। ठीक है,
फिर इसके बाद लिखा है या आर यू द परमानेंट रेसिडेंस ओरिजिन ऑफ बिहार स्टेट ऑफ बिहार, यदि बिहार का परमानेंट निवासी हैं, बिहार के रेसिडेंस हैं तो आपके पास बिहार का डोमिसाइल है, यदि है तो यस में करना है, नहीं है तो नो में अदर स्टेट वाले नो करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो है उसका उसी को वेरीफाई करना है, आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नेक्स्ट है फिर आपका, आप किसी यहाँ पर लिखा है डू यू बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, जैसे ईबीसी एससी एसटी किसी से, यदि बिलोंग्स करते हैं तो यस लिखेंगे, नहीं करते हैं तो नो लिखेंगे। यदि यस लिखते हैं तो आपको इनमें से चूज करना पड़ेगा किस कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हैं, उस पर आपको टिक करना है, फिर उसे वेरीफाई भी करना है, दोबारा चूज करना है। यहाँ कुछ नहीं है, उन्होंने सिर्फ मीनिंग लिखा है कि हम जैसे EWS लिख देते हैं, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, SC का शेड्यूल कास्ट है और ST का शेड्यूल ट्राइब है, मतलब यही लिखा है, उसमें कुछ खास है नहीं। चलिए इस आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये लाइन में यहाँ पर लिखा है, यदि आप लिखा है डू यू ए ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एज पर द एडवर्टीजमेंट, मतलब यदि आप ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है आर यू पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी PWBD, आप बेंच मार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हैं तो आप यस लिखेंगे, नहीं आते हैं तो नो लिखेंगे। और जो डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, याद रखना चाहिए उसके जो सर्टिफिकेट उसके पास है वो 40% या उससे ज़्यादा का डिसेबिलिटी हो तभी आप यस लिख सकते हैं। यदि 40% से कम, यदि मान लें किसी की आंख में प्रॉब्लम है, तो यार आंख में सब चश्मा लगाते हैं, बहुत सारे लोग चश्मा लगाते हैं, तो वो इसमें डिसेबिलिटी नहीं लिखेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि यार मैं चश्मा लगाता हूँ तो मेरी में भी डिसेबिलिटी है, मैं यस लिख देता हूँ, यहाँ पर विजुअल डिसेबिलिटी में टिक कर देते हैं, उससे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी या फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। फॉर्म तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, आपको जॉब यदि सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ जॉब नहीं मिल पाएगा आपको इस डिसेबिलिटी के आधार पर। चश्मा लगाना डिसेबिलिटी नहीं है, आँख से आपको कम दिख रही है वो डिसेबिलिटी नहीं है, डिसेबिलिटी में नहीं आता है। मतलब यहाँ से जो आपके पास सर्टिफिकेट, पहली बात तो सर्टिफिकेट होना चाहिए डिसेबिलिटी की, और यह जो डॉक्टर सर्टिफाइड करके जो सर्टिफिकेट बनाते हैं वो 40% या अधिक की डिसेबिलिटी होनी चाहिए उस परसेंटेज के मार्क्स में, चाहे विजुअल डिसेबिलिटी हो या ऑर्थो का डिसेबिलिटी, मतलब शरीर के किसी भी पार्ट में कोई भी डिसेबिलिटी हो तो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। सुनने, कोई बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मुझे सुनने में दिक्कत है तो मैं डिसेबिलिटी बन, यार ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यदि आपको सुनने में दिक्कत है तो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और जो डॉक्टर सर्टिफाइड या हॉस्पिटल सर्टिफाइड करके देगा कि 40% से ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो आप डिसेबिलिटी में यस लिखते हैं, नो लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि यस लिखते हैं तो इनमें से आपको नेचर ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना होगा। विजुअल डिसेबिलिटी है, हियरिंग डिसेबिलिटी है, ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है या मल्टीपल डिसऑर्डर है। इसे सिलेक्ट करने के बाद फिर इसे वेरीफाई करना है, फिर दोबारा इसी को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आर यू एक्स सर्विसमैन है, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि यस नो एक्स सर्विसमैन चूज करने में। वो स्टूडेंट्स या वो स्टाफ जो आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो यस लिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे स्टाफ हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में सिविलियन की तौर पर जॉब करते हैं, जैसे वहाँ क्लर्क है, असिस्टेंट है, उन लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो लोग कभी कभी होता है क्या कि टाइम से पहले रिजाइन दे देते हैं या रिटायरमेंट ले लेते हैं, या किसी और कारण से उन्होंने, जैसे कि डिफेंस में उन्होंने ASO के पोस्ट पर जॉब कर रहे थे, उसे छोड़ कर बिहार में ASO बन गया करके। अब दिक्कत उनके लिए ये है कि अब इस पोस्ट के लिए वो एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सिविलियन जो बीच में जॉब छोड़ के आते हैं वो एक्स सर्विसमैन नहीं होते हैं। एक्स सर्विसमैन का कंसेप्ट ये है कि यदि वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जॉब कर रहा हो, उससे रिटायरमेंट ले लिया हो या रिटायर हो गया हो, लेकिन वो वर्दी वाले हो, वर्दी पहनता हो और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में उन्होंने जॉब कर रहा है, सिलेक्शन उसके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में हुआ हो। लेकिन जो स्टूडेंट SSC के थ्रू या अदर कोई रिक्रूटमेंट के थ्रू सिविलियन के तौर पर, बिना वर्दी वाले के तौर पर आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर या एयरफोर्स नेवी आर्मी के किसी भी विंग में वह जॉब कर रहा हो और रिटायरमेंट ले लिया हो, रिटायर हो गया हो, या यहाँ से दूसरी किसी पोस्ट पर जॉब कर रहा हो, तो वो एक्स सर्विस मैन काउंट नहीं होते हैं।
क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी कमेंट्स आते हैं कि सर मैं आर्मी हेडक्वार्टर में जॉब करता था, छोड़ दिया हूँ, क्या मैं एक्स सर्विसमैन हूँ? तो आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं। जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मैं प्रेजेंट टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ। यदि मैं आज जॉब छोड़ देता हूँ तो मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हूँ, या रिटायरमेंट लेने के बावजूद भी मैं एक्स सर्विसमैन में काउंट नहीं होऊंगा। मैं एक्स सर्विसमैन नहीं हो सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो लोग वर्दी वाले हैं वो रिटायर्ड होते हैं तो वो एक्स सर्विसमैन होंगे। शायद आप क्लियर हो गया होगा एक्स सर्विसमैन की क्या कंसेप्ट है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर फॉर्म फिल करने में। फिर है आर यू एन NCC कैडेट। यदि NCC का आप ट्रेनिंग लिए हैं तो आप यस करेंगे, नहीं लिए हैं तो नो करेंगे। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि NCC का हम ट्रेनिंग तो लिए हैं, कुछ ही दिन लिए थे, छोड़ दिए बीच में। नहीं, NCC का आपके पास कोई सर्टिफिकेट होनी चाहिए। NCC की आप ट्रेनिंग किए हैं तो कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास। इसमें एक सर्टिफिकेट A होता है, B होता है, C होता है, इनमें से कोई सर्टिफिकेट हो या कोई अदर सर्टिफिकेट जो NCC द्वारा प्रोवाइड करवाया होता है, आपके कॉलेज द्वारा प्रोवाइड करवाया गया हो NCC के रिगार्डिंग, ये आपके पास होनी चाहिए। फिर आप यस लिखेंगे। फिर लिखा है आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि हैं तो यस लिखेंगे, नहीं है तो नो लिखेंगे। यदि आप यस लिखते हैं तो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा डिजिग्नेशन, किस पोस्ट पर आप जॉब करते थे, ऑफिस का नाम आपको भरना होगा, साथ साथ कहाँ पर आपका ऑफिस है। अब यहाँ आती है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। ये आपको भरना है, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ आप रहते हैं, जहाँ पर पत्राचार की जो एड्रेस होता है, या कह सकते हैं टेम्पोररी एड्रेस, ये आपको इसमें फिल करना है, जहाँ आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं। यहाँ है आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, ये आपका घर का एड्रेस जहाँ आप परमानेंट बिलोंग्स करते हैं, जहाँ से इसको। अब रही सवाल BPSC जो चेंज करने के, एडिट करने का ऑप्शन यदि फ्यूचर में देता है तो आपको इस करस्पॉन्डेंस एड्रेस को उन्होंने फ्यूचर में एडिट करने का ऑप्शन देगा। आपको इस परमानेंट एड्रेस जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं उसे चेंज करने का ऑप्शन नहीं देगा। उन्होंने भी BPSC ने साफ साफ मेंशन कर रखा है अपनी नोटिस में, जो मैं पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फॉर्म फिल करने में दिक्कतें हुई है और बहुत सारे लोगों को एरर भी आया है वो यहाँ पर फॉर्म फिल करते टाइम में। तो इसे आप प्रॉपर तरीक़ा से भरें, डॉक्यूमेंट से देख करके भरें, जिससे दिक्कत ना हो। यदि दिक्कत होती है तो अभी तक के अकॉर्डिंग BPSC उसे एडिट करने का ऑप्शन आपको नहीं देगा। यहाँ पर 10th का सब्जेक्ट में आपके 10th में आपके पास एक स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, तो यहाँ पर आप जनरल लिख सकते हैं, या हो सकता है खाली आप छोड़ दें। उससे अच्छा है कि यहाँ जनरल लिख दें, मतलब आपके ऑल से, या ऑल सब्जेक्ट लिखने में फिर दिक्कत हो जाती है, सारे दुनिया के सब्जेक्ट तो लिखते नहीं हैं, तो जनरल होता है। जनरल सब्जेक्ट हम रखते हैं जो भी बिहार में होता है, तो आप वहाँ जनरल लिख के काम चलेंगे। सेशन मैंने एक ही साल आपको लिखना है, 10 साल नहीं लिखा। जैसे आपने 2010 में मैट्रिक पास किए हैं तो 2010 सिर्फ यहाँ लिख कर काम चलाएंगे। यहाँ पर से आप पास, ईयरिंग ऑफ पास, किस साल आप पास किए हैं, तो आप 11 में पास किए थे 11 लिखेंगे, 10 में पास किए हैं 10 लिखेंगे। जिस साल के आप सर्टिफिकेट पर ईयर हो सिर्फ वही लिखना है। कॉलेज या इंस्टीट्यूट के नाम यहाँ पर कुछ नहीं लिखे, वहाँ पर आपको स्कूल का नाम होना है जिस स्कूल से आप पास किए हैं। यहाँ पर बोर्ड, वहाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड आपको लिखना है यहाँ पर, या बिहार बोर्ड जो अभी प्रेजेंट में जो है मैट्रिक का जो लेता है बिहार बोर्ड, तो यहाँ पर आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड इस तरह से यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, कितना मार्क्स लिए हैं, फिर फुल मार्क्स, कितने मार्क्स का आप एग्जाम दिए हैं। पहले एक्चुअली यहाँ पर 700 मार्क्स का एग्जाम होता था, अब 500 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, तो 500 लिखना है। अकॉर्डिंग आपका कितना परसेंटेज बन रहा है, परसेंटेज इसमें लिखना है। फिर 12th में सब्जेक्ट, आप साइंस से हैं तो साइंस लिखेंगे, आर्ट्स से हैं तो आर्ट लिखेंगे, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स लिखेंगे। फिर सेशन में आपका 2 साल का सेशन होगा, यहाँ पर या तो 15-16 लिख सकते हैं, 17-18 लिख सकते हैं, ऐसे लिखना है आपको। बीच में 2 साल का ऐसा नहीं 17-18-19, 17 से 19 ऐसा नहीं लिखना है, याद रखेंगे। यदि आप 2003 में मैट्रिक पास किए हैं तो आपका सेशन हो जाएगा कितना, 3-4, 3 से 5 नहीं होगा, ठीक है। या 3 में पास किए हैं, एडमिशन लिए हैं तो 4 और 5 है, ठीक है। तो आप उसमें 4-5, यहाँ मतलब कहने का मतलब 2 साल का आपका होगा। और लेकिन अब यहाँ कहानी क्या आ जाती है बिहार में कि 2 साल का जो टाइम पीरियड होगा ये कब से काउंट होगा। जैसे मुझे किसी ने 2000, मैं आपको समझा देता हूँ, 2003 में उन्होंने मैट्रिक पास किया, 12 तो वो 2005 में देगा, सर्टिफिकेट पर 2003 लिखा है, एडमिशन उन्होंने 2003 में लिया, और 2005 में उन्होंने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला,
तो इस पर उन्होंने सेशन क्या लिखना है उनको। देखिए इस केसेस में आपको कुछ नहीं करना है, साइंस ज़्यादा नहीं लगाना है, 2003 टू 2005 ऐसे लिखना है, 2003 2005। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सर 3 से लेकर के 5 तक तो हमारा 3 साल का सेशन हो गया, 3, 4 और 5 सेशन तो 2 ही साल का होता है, तो अब हमें तो उसमें 4-5 लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। पहली चीज़, बोर्ड को भी पता है, बिहार सरकार को भी पता है, सबको पता है कि जो स्टूडेंट 2003 में, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, 2003 में मैट्रिक पास किया, उसको 3 में का ईस्वी लिखा है सर्टिफिकेट पर, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम, फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होता है, मई जून तक आपको रिजल्ट आ जाएगी, सब कुछ होता है, एडमिशन होता है, और ये एग्ज़ाम फिर वही 2005 में जा कर के मार्च अप्रैल फरवरी मार्च में आपका 12th का एग्ज़ाम होगा, तो सेशन तो यही होगा ना। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मुझे कमेंट्स आया था, इसलिए मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि सर मैं एडमिशन लिखता हूँ 2000 मतलब 16, 17, 18, 16 से 18 लिख दिया हूँ, तो ये तो गलत हो गया। कोई बता रहे हैं कि 3 साल का तो होता नहीं है, तो आपको 17, 18 लिखना चाहिए था। देखिए 17, 18 कैसे लिखेंगे, आपको 3 से लेकर के 5 लिखे हैं, और बिहार में ऐसा ही होता है। तो बिहार सरकार को भी पता है, बीपीएससी को पता है कि 3 में वो एडमिशन लिखा होगा, 5 में एग्ज़ाम दिया होगा, वो 2 साल का ही सेशन हुआ है, ठीक है, ये 3 साल का सेशन नहीं है। मुझे कमेंट्स ही आए थे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियरिफाई कर रहा हूँ। तो इसे आप कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें, और जैसे आप लिखे हैं वैसे लिखें। जब से आपके सीधी सी कहानी है कि आपकी ईस्वी, जिस साल में आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट जो टाइम लिखा है, जो ईस्वी लिखा है उसे, और इंटर के सर्टिफिकेट का जो साल लिखा है वो आपका सेशन हुआ। चलिए, तो ये शायद मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपको। अब है अनग्रेजुएट, यहाँ पर ग्रेजुएशन के जगह पोस्ट ग्रेजुएट में, यहाँ पर मान लीजिए ग्रेजुएशन में, जैसे कि किसी ने BCA किया हो, BA किया हो, MA किया हो, आपको इसमें ये लिखना है। और इसमें क्या सब्जेक्ट है, हो सकता है BA MA, वहाँ सब्जेक्ट ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। किस सब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट, जैसे हिस्ट्री से ऑनर्स किए हैं तो हिस्ट्री लिख देंगे, जिसने ज्योग्राफी से किया है ज्योग्राफी लिख देंगे, या BA लिख के ज्योग्राफी ब्रैकेट में दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर सेशन लिखना है, कब से कब तक, 3 साल का सेशन। मान लीजिए आप 5 में आप एडमिशन लिए, 3 साल का वो सेशन होगा, आपको 2008 लिखना होगा, ठीक है, 2005 से लेकर के 2008 तक होगा। अब देखिए 5 को काउंट नहीं करें, 5, 6, 7, 8, लोग बोलेगा भाई 4 साल का सेशन हो गया। नहीं, बिहार सरकार को भी पता है, BPSC को पता है, 5 से 8 का मतलब यह है कि 3 साल का ही सेशन है वो, ठीक है, क्योंकि एडमिशन फिर से मार्च अप्रैल के बाद ही हुआ होगा ग्रेजुएशन में, तो ये 3 साल का सेशन होगा। फिर आएगा पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पर भी सेशन 2 साल का होगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, 8 से है तो 8 से 10 लिखना है, 8 to 10, 8 to 10, 2008 से 2010, ये सब कुछ फिल करना है। लेकिन याद रखें उसकी पूरी ड्यूरेशन आपको सर्टिफिकेट देख कर करना है, कन्फर्म होकर के आपको फिल करना है। फिर यहाँ ईमेल आईडी भरना है, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी को कन्फर्म करना है, फिर से दोबारा ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ वेरीफाई, मेन ये चीज़ें यहाँ पर क्लिक करना है। जब भी वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक OTP जाएगा, ठीक है। फिर आपका यदि वेरीफाई हो जाता है, सब कुछ ओके हो जाता है, फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है, और मोबाइल नंबर करके गेट मोबाइल OTP, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हो सकता है OTP ना भी जाए वेरीफाई होने पर, सिर्फ हो सकता है दोनों को मेल कर ले, कुछ मेल करके चेक कर लेगा आपका मेल एक्टिवेट है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे इंटर मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, इसमें डालेंगे। फिर यहाँ पर एक कैप्चा, ये इसमें डालेंगे, और ये डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर क्लिक करना है। आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर, दोनों पर ही एक मेल आएंगे। ईमेल आईडी पर मेल आएंगे, उस पर लिखा होगा आपको कि रजिस्ट्रेशन आईडी, यूज़र नंबर, यूज़र आईडी और पासवर्ड। सेम इसी तरह से मोबाइल पर मैसेज के थ्रू आपको तीनों चीज़ पहुंच जाएंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी, यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड। इन तीनों को ही लेने के बाद या आपको मिलने के बाद, ये फाइनल सबमिट क्लिक होने के बाद ये तीनों ही आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पुनः वापस फ्रंट पेज पर चलनी है। किस फ्रंट पेज पर, जैसे यहाँ से आप बैक करेंगे तो इस पेज पर आपको आना है। अब यहाँ पर जो आपके पास मोबाइल में मिला होगा कि यूज़र आईडी
यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं लिखना है, लिखा है यूज़र नेम, यूज़र आईडी या यूज़र नेम लिखा होगा, तो यूज़र नेम इसमें आपको लिखना है। इसके बाद इसमें पासवर्ड डालना है, एक कैप्चा जो है भाई इसमें इंटर करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको जो है सो आ जाएगा आपका वो पेज जहाँ से आपका फॉर्म फिलअप करना है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फिलअप करना है। दूसरी चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स के पास रजिस्ट्रेशन आईडी है लेकिन या रजिस्ट्रेशन आईडी भूल चुके हैं या यूज़र आईडी भूल चुके हैं, उनको पहले बार वो रजिस्ट्रेशन कर चुका है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन उसका पिछले ही साल 69th BPSC में हो चुका है, वो इस लिंक पर क्लिक करके फॉरगेट यूज़र नेम एंड पासवर्ड पर क्लिक करके आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मंगवा सकते हैं। वो आपके मोबाइल पर मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा या ईमेल पर मेल आ जाएगा यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास एक पेज खुलेगा जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इसके बाद ये पेज आपके सामने खुलेंगे जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 17th जो है BPSC का एग्ज़ाम है, इंटीग्रेटेड 17th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो 28/9 से 18/10 तक आपका लास्ट डेट है। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन के, कैसे फिल करना है यहाँ से इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएगा और यहाँ पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जब यहाँ पर क्लिकेंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म आपको मिल जाएंगे जिसे आप प्रॉपर तरीक़ा से फिल कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने और इस फॉर्म को फिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी यदि कहीं से भी आप किसी टाइप की आपको डाउट होती है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारे द्वारा दिया गया यह इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।